गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बेटा जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सीख लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना, कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर कर लिया गया था। तो देखो क्या हुआ कि भाई ये बता दिया गया कि कोई एटम है, जैसे कोई एटम है बेटा, ठीक है ना, कोई एटम है यहाँ पे, और ये बता दिया गया कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नहीं, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम जो न्यूट्रल होता है, तो एक चीज मुझे बताओ, एटम न्यूट्रल होता है, उसमें से क्या होता है, कुछ पार्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। जिनको क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है ना। और कुछ पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिनको क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया। और इसका इसका जो है बेटा मास भी कैलकुलेट कर लिया गया कि भाई इसका मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आया माइनस, सॉरी बेटा, 9.1 × 10⁻31 kg। ऑलमोस्ट क्या हुआ, नेग्लिजिबल कर सकते हैं इसको, ऑलमोस्ट क्या हुआ बेटा, ऑलमोस्ट जीरो हुआ, ठीक है ना। बट इसका थोड़ा सा मास आया, मास ऑफ प्रोटॉन आया बेटा, वो कितना आया, बोलो बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन आया, वो कितना आना चाहिए था, 1.66 × 10⁻27 kg, ये आया, ठीक है ना। ये मास ऑफ प्रोटॉन आया, ओके। अब ये बता देगी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, एटम कैसा होता है बेटा, एटम इज क्या, न्यूट्रल होता है एटम। एक चीज बताया था, एक साइंटिस्ट है बेटा, जिनको बोला गया जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक आए, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है ना, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि भाई जब एटम न्यूट्रल होता है और एटम में दो ही पार्टिकल रहते हैं, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं। तो अगर हमको एटम का मास कैलकुलेट करना है बेटा, कि मास ऑफ, अगर ही परफॉर्म, देखो बेटा, ही परफॉर्म्ड ए एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द मास ऑफ, क्या बेटा, मास ऑफ एटम, mass of atom, and he do some experiment, he did some experiment। और ये बता दे कि भाई एटम जो है, जब इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट जीरो है, तो पूरे एटम का मास किसके को लाना चाहिए, प्रोटॉन के मास के बराबर आना चाहिए, नहीं बेटा। तो ही टोल्ड दैट, क्या, he told that the mass of electron was almost, क्या बेटा, almost zero, hence that the total mass, the mass of atom is equal to मास ऑफ, क्या बेटा, प्रोटॉन। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या कहलाएगा, बता दो, वो प्रोटॉन का मास कहलाए। तो जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है बेटा, हाइड्रोजन में 1H1 होता है, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया बेटा, बोलो, जब इलेक्ट्रॉन का मास जीरो मान लिया गया, अभी तो सारी चीजें अभी तुमको पता नहीं है,
जैसे मैं तुमको इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास बता रखा हूँ तो ठीक है, न्यूट्रॉन के भाई मास बता दिया, लेकिन अभी तक ये सब डिस्कवरी हो रही है, पास्ट में गए हैं हम लोग, ठीक है ना, वहां पे देख रहे हैं कि भाई पहले जो डिस्कवरी हुई बता दिया कि भाई कि जो एटम है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, कौन कौन सा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसके अपोजिट में ही उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जीरो मान लिया गया तो पूरा एटम का जो मास आना चाहिए वो किस पे डिपेंड होना चाहिए, केवल और केवल प्रोटॉन के मास पे डिपेंड होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो सब लोग अच्छे से। तो ये चीज बता दी गई कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का जो मास आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, जो मास ऑफ एटम आएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये बता दें कि भाई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन में जो मास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का मास जीरो मान लिया गया कि जो प्रोटॉन होता है वही मास हाइड्रोजन का होगा, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, यही तो मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई सबको अच्छे से, ठीक। तो हाइड्रोजन को बता दिया कि हाइड्रोजन का मास जितना होता है, उसमें एक हाइड्रोजन है तो सबका उतना ही होगा, मतलब जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में जितना मास होता है हाइड्रोजन का उतना ही मास किसका होता है, प्रोटॉन का, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जीरो मान लिएगा तो किसका बचेगा, प्रोटॉन का मास, और वही मास किसका होगा, हाइड्रोजन का मास होगा। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट। तो इन्होंने बोला कि भाई जब सारे के सारे एटम इज मेड अप ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सो दैट कि अगर किसी का मास हमको कैलकुलेट करना पड़े तो हमको, हम हाइड्रोजन उसके तरफ लगे, हमको अननोन मास पता हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो बेटा, क्या हुआ, क्या बताया इन्होंने, ही थिंक दैट मास ऑफ unknown element is the he think that the mass of unknown element found with the help of proton, because the mass of hydrogen is equal to mass of proton, so that he determined, so that he performed some experiment to determine the mass of unknown element. तो क्या है एक्सपेरिमेंट बेटा, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, देखो इसको बोलते हैं बैलेंस एक्सपेरिमेंट। बेटा आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं तुमको ऐसे जनरली बता रहा हूँ कि कैसे आपके अंदर थॉट्स आए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, ठीक है। देखो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जैसे हमको हीलियम का मास कैलकुलेट करना है
तो हीलियम में कितने होते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा? 2 होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे। यानी कि अगर हम हीलियम को बैलेंस करना है बेटा, हीलियम को बैलेंस के ऊपर रखें तो एक तरफ किसको रखें बेटा? बोलो। एक तरफ हम हीलियम को रखें और एक तरफ किसको रखें? हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ पे हमने हीलियम रखा बेटा, एक अणु, एक एटम हीलियम का रखा, तो क्योंकि 2 प्रोटॉन होते तो 2 हाइड्रोजन चढ़ जाने चाहिए इस पे। 2 हाइड्रोजन होंगे तो बैलेंस हो जाने चाहिए ना बेटा। क्योंकि जब 2 प्रोटॉन हीलियम के अंदर होते हैं तो हाइड्रोजन के केवल 2 ही तो होने चाहिए ना बेटा। बोलो भाई, 2 ही तो होने चाहिए, केवल 2 ही एटम तो चढ़ने, क्योंकि एक प्रोटॉन इसके पास, एक प्रोटॉन इसके पास, 2 हो गए। और यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गए। बोलो बेटा, 2 प्रोटॉन ये हो गए, एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये, तो 2 प्रोटॉन बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि ये जो पहला हो गया बेटा, ये भारी हो गया इसका, मतलब ये हीलियम का साइड थोड़ा सा भारी हुआ। और हाइड्रोजन क्या थे बेटा? ऐसे थे। तो भाई वो सोचने मजबूर हो गए कि भाई जब प्रोटॉन होते हैं हीलियम में 2 और हाइड्रोजन 2, अगर हम 2 हाइड्रोजन चढ़ाएं तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तराजू क्या हो गई? तराजू की साइड क्या हो गई? हीलियम की साइड बेंट हो गई तराजू। तो भाई वो तो चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने यही किया कि क्या कि भाई कि हीलियम का जो एटम है उसको बैलेंस करने के लिए कितने और हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने देखा कि 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन क्या हुए? 4 हाइड्रोजन जब चढ़े इस पे, तब ये क्या हो बेटा? बैलेंस हो गए, बस थोड़ा सा बैलेंस, मतलब थोड़ा सा रह गया। ओके, ये चीज ओके, बैलेंस तो हो गई, लेकिन थोड़ा सा बेंट रहना हो गया, थोड़ा सा बेंट हुआ, हीलियम साइड थोड़ा सा झुका रह गया। तो बात समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो कि भाई 4 क्यों चढ़ गए? 4 हाइड्रोजन क्यों चढ़ गए, जबकि हीलियम के पास 2 ही प्रोटॉन होते हैं और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक प्रोटॉन होता है। तो 2 प्रोटॉनों को बैलेंस करने के लिए 2 ही हाइड्रोजन तो आवश्यकता हुई, लेकिन ये 4 क्यों चढ़ गए? 4 क्यों हुआ? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है और चीज एक्सपेरिमेंट किया। भाई क्या कि भाई इस चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हो, हाउ टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट, ये कैसे एक्सपेरिमेंट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई कि हो सकता है कोई तीसरा पार्टिकल भी हो जिसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के क्या हो बेटा? बराबर हो। क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोटॉन, 4 हाइड्रोजन चढ़ गए ना, तो अब 2 प्रोटॉन को बैलेंस के लिए 4 प्रोटॉन कैसे चढ़ गए यार? यानी कि एटम के अंदर हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तो स्वयं न्यूट्रल होंगी, लेकिन वो जो पार्टिकल होगा उसका जो मास होगा वो ऑलमोस्ट किसके मास के बराबर होगा? प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। और क्या बेटा? बोलो। और ये न्यूट्रल होते हैं। तो रिजल्ट्स क्या हुए बेटा? इसके नीचे लिखना रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, बैलेंस एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट्स क्या हुआ बेटा? बता दो। A third particle also be present inside the atom
ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, एंड द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। यानी कि mp बराबर mn, and this particle is known as, क्या बेटा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, एंड द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन was क्या बेटा, 0। that means न्यूट्रॉन is न्यूट्रल, ठीक है ना। और मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन is 1.67 into 10 की पावर -27 kg। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होता था बेटा, 1.66 होता था, लेकिन न्यूट्रॉन की था 1.67, थोड़ा सा ज्यादा आया, ठीक है ना। इसीलिए हमने लगाया कि ऑलमोस्ट प्रोटॉन। तो इस तरीके से डिस्कवरी हो गई किसकी बेटा, न्यूट्रॉन की। ओके, तो रिजल्ट में भी समझ में आ गया अच्छे से सबको। ओके, तो ये डिस्कवरी अब किसकी हो गई, न्यूट्रॉन की। तो तीनों पार्टिकल डिस्कवर कर लिए गए हैं, ठीक है ना। अब एक इसके टेबल बनेगी, फिर उसके बाद हम लोग ये लेक्चर खत्म करेंगे। चलो बेटा ठीक है, टेबल बनाते हैं जिसमें लिखोगे नेम ऑफ पार्टिकल, फिर लिखोगे सिंबल, हाँ सिंबल लिखोगे बेटा, और क्या लिखोगे, सिंबल के बाद लिखोगे बेटा चार्ज, चार्ज के बाद लिखोगे मास, और एमयू में मास क्या कहते हैं, कितना होता है, एमयू एटॉमिक मास यूनिट क्या कहेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले पे नंबर आएगा क्या, इलेक्ट्रॉन का आएगा, सिंबल ई आएगा, और चार्ज कितना -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और इसका जो mu मास होता है बेटा वो होता है 0.00054, ओके 0.0054, ठीक है ना। ये दूसरा होता है प्रोटॉन, इसका सिंबल P प्लस, अपोजिट साइन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इसका होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इसका जो mu में मास होता है बेटा 1.00727, ओके। और लास्ट क्या बचा बेटा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना सिंबल n, और चार्ज 0, और मास कितना होगा बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और इसका जो एमयू में मास होता है 1.00867 होता है, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको बना लेनी है, कल से हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द एटम, ठीक है ना। ओके चलो, ओके थैंक यू।